परिकल्पना क्या होती है। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस के बारे में मैंने आपको बताया था। तो आज हम बताने वाले हैं आगे वाला टॉपिक, प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस में मैंने आपको बता दिया था कि क्या क्या बताया गया था। 2-3 पॉइंट आप याद रखना, ठीक है। कौन कौन सा? फर्स्ट नंबर, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस में ये बताया गया था कि कुछ इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर रहते हैं। सेकेंड, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस यानी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन परिकल्पना में ये भी बताया गया था कि न्यूक्लियस का जो चार्ज होता है, नाभिक का जो आवेश रहता है, प्लस का Ze रहता है। थर्ड, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस में ये भी वेरीफाई किया गया था कि न्यूक्लियस का जो टोटल चार्ज होता है, वो सॉरी एटम का जो टोटल चार्ज होता है वो 0 रहता है और एटम कैसा रहता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है। परमाणु का या अणु का कुल आवेश शून्य रहता है और परमाणु विद्युत उदासीन रहता है। ये सारी चीजें मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस वेरीफाई वो सॉरी फेल क्यों हो गया, उसका कारण क्या था, मैंने आपको बताए थे। 3-4 पॉइंट अलग से बताए थे कि हाइजेनबर्ग ने इसको वेरीफाई करने से मना कर दिया था, है ना। स्टैटिस्टिक्स जो सांख्यिकी थी वो भी वेरीफाई नहीं कर रही थी इसको। तो 3-4 ऐसे कंक्लूजन निकले थे लास्ट में जिन्होंने इसको वेरीफाई नहीं किया था। तो चलो आज हम बात करते हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस की, जो कि वेरीफाइड भी है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस, प्रोटॉन न्यूट्रॉन परिकल्पना। उसके बाद दो और बताऊंगा, वो थोड़ा एक दो लाइन बता दूंगा। वो एग्जाम में आने के चांसेस भी थोड़े से कम रहते हैं और छोटे छोटे हैं। अगर कभी आया तो 2 नंबर में आएगा ज्यादा, ठीक है। इसके बाद ही बता देंगे। अगला है प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस, प्रोटॉन न्यूट्रॉन परिकल्पना बोलते हैं इसको। प्रोटॉन न्यूट्रॉन परिकल्पना, प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस, प्रोटॉन न्यूट्रॉन परिकल्पना। क्या होती है प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस, प्रोटॉन न्यूट्रॉन परिकल्पना? वो सुन लो। देखो बच्चों, जेम्स चैडविक ने, पहले पूरा सुन लेना, फिर अपन क्या करेंगे, एक छोटा सा एग्जांपल लूंगा, उससे समझा दूंगा। जेम्स चैडविक का नाम सभी बच्चों ने सुना है। जेम्स चैडविक ने 1932 में, जेम्स चैडविक ने 1932 में न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था। सबको मालूम है। उसने बोला कि न्यूट्रॉन जो रहता है, अब न्यूट्रॉन के बारे में तो देखो आपको भी मालूम है, वैसे मैं बता देता हूँ। उसने 1932 में जैसे ही न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था, तब ये हाइपोथेसिस बनी थी। कौन सी? प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस। उसने क्या बोला जेम्स चैडविक ने? 1932 में न्यूट्रॉन जब डिस्कवर किया था तो उसने ये बताया था कि न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है और न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास के नियरली इक्वल रहता है। दो चीजें उसने बता दी। हाइजेनबर्ग जो साइंटिस्ट था, वो आया, उसने ये बोला, उसी ने दी थी ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन हाइपोथेसिस, जो दी थी वो किसने दी थी? हाइजेनबर्ग ने। हाइजेनबर्ग ने ये बोला था कि किसी भी न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों ही प्रेजेंट रहते हैं, और ये सक्सेस भी हुई। फिर उसने क्या क्या बताया वो मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ, ध्यान रहेगा। जेम्स चैडविक ने 1932 में न्यूट्रॉन की खोज की। उसने ये बताया था न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। उसके बाद हाइजेनबर्ग आया। हाइजेनबर्ग ने क्या बताया? हाइजेनबर्ग ने बोला था कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों ही न्यूक्लियस के अंदर, नाभिक के अंदर रह सकते हैं। बहुत सारी चीजें बताई थी। देखो, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रह सकते हैं। न्यूक्लियस का चार्ज क्या होता है वो भी बताया उसने। एटम कैसा होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, विद्युत उदासीन होता है कि नहीं होता है, वो भी बताया उसने। न्यूक्लियस के अंदर कौन रहता है, बाहर कौन रहता है, वो भी बताया उसने। वन बाय वन अपन एग्जांपल से पढ़ते हैं। देखो, ये है आपके पास एक एटम, एक एटम है जिसका एटॉमिक नंबर है आपका Z और एटॉमिक मास है आपका A। ठीक, एटॉमिक नंबर क्या है Z और एटॉमिक मास क्या है A। कोई परमाणु है जिसका परमाणु क्रमांक ये रहा और ये परमाणु द्रव्यमान। क्या क्या बताया उसने, हाइजेनबर्ग ने? हाइजेनबर्ग ने बोला कि जो Z है आपका एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक जिसको बोलते हैं, वो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर।
प्रोटॉनों की संख्या या फिर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ए में से जेड को माइनस कर दो, ए माइनस जेड, ये होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर, न्यूट्रॉनों की संख्या। फिर दोनों को ऐड करो, दो सॉरी ए माइनस जेड, ए माइनस जेड, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होगा, ए माइनस जेड, दोनों को ऐड कर दो, ए माइनस जेड प्लस जेड बराबर कितना आ जाएगा, ए। दोनों को ऐड करेंगे, इसको बोलते हैं नंबर ऑफ न्यूक्लियन। नंबर ऑफ न्यूक्लियन, न्यूक्लियन का मतलब क्या होता है, प्रोटॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यही होता है। दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो नंबर ऑफ न्यूक्लियन, न्यूक्लियनों की संख्या हो गई उस मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। फिर उसके बाद देखते हैं बच्चे, चार्ज ऑफ न्यूक्लियस निकालते हैं। चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, नाभिक का आवेश, नाभिक का आवेश। सभी बच्चों को मालूम है कि प्रोटॉन पर जो चार्ज रहता है वो प्लस का ई रहता है, इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज रहता है वो माइनस का ई रहता है, और न्यूट्रॉन पर चार्ज की वैल्यू 0 रहती है। बट प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का मास सेम रहता है, 1.67 10 टू द पावर माइनस का 27। ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों का ही रहता है, एक आध पॉइंट का अंतर रहता है, तो दोनों का बराबर ही मान के चलना है। तो चार्ज ऑफ न्यूक्लियस कितना होगा, नाभिक पर आवेश कितना होगा, कुल चार्ज ऑफ न्यूक्लियस देखो क्या क्या कैसे निकालेंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होते हैं, भाई ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है, जेड है, ये न्यूक्लियस, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है, ए माइनस जेड। ये प्रोटॉनों की संख्या, ये न्यूट्रॉनों की संख्या। तो देखो चार्ज ऑफ न्यूक्लियस निकालेंगे, नाभिक का कुल आवेश निकालेंगे, तो कैसे निकालोगे आप नाभिक का कुल आवेश, नंबर ऑफ प्रोटॉन इनटू प्रोटॉन का चार्ज, सही लिखा है, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ए माइनस जेड और न्यूट्रॉन का चार्ज। अरे वही बात हो गई, इसके अंदर इतने बॉयज हैं, इतनी गर्ल्स हैं, तो नंबर ऑफ बॉयज और बॉय वो सॉरी गर्ल्स हैं, ये वाली गर्ल, ये बॉयज हैं, ये गर्ल्स हैं, नंबर ऑफ बॉयज इनटू बॉयज की फीस प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स, और गर्ल्स की फीस तो 0 है, तो 0 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 0 कर देंगे, तो यहाँ कितना आ जाएगा, प्लस का जेड ई। लड़कियां खुश हो रही हो, ये बढ़िया, फीस 0 कर दी, फीस देनी है आपको थोड़ी, ये आ गया, उसको सीरियसली ना लें, है ना, प्लस का जेड ई। ये हो गया चार्ज ऑफ न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के अंदर का चार्ज आपने पता कर लिया, ठीक है, नाभिक के अंदर का आवेश। अब एटम क्या होता है, ये जो एटम है आपका वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल, उदासीन होता है। तो इसका मतलब ये हुआ, इस पर टोटल चार्ज 0 होगा, तो यहाँ चार्ज कितना है, प्लस का जेड ई। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इसके बाहर जो चक्कर लगा रहे हैं उनका चार्ज कितना होगा, माइनस का जेड ई, तभी तो 0 होगा। तो यहाँ पर टोटल चार्ज निकालेंगे एटम का, तो प्लस का जेड ई और प्लस माइनस का जेड ई, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी तो उतने ही है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी तो उतनी ही है, ये। तो टोटल चार्ज कितना हो गया, 0। तो ये तो था, हाइजेनबर्ग ने बोला था कि भाई न्यूट्रॉन पर ये चीज होती है, प्रोटॉन पर ये चीज होती है, सारी चीजें बता दी, ठीक। अब उसके बाद ऐसा नहीं है कि इसके वेरीफाई करने से सारी चीजें वेरीफाई हो गई, फिर जो आपको मैं वन बाय वन पॉइंट बताता जाऊंगा, उन्होंने भी इसको वेरीफाई किया था, जैसे मैग्नेटिक मोमेंट, चुंबकीय आघूर्ण, स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी, साइज जो रहता है वो, हाइजेनबर्ग का असम्पशंस जो था वो, ऐसे 3-4 पॉइंट का, स्पिन जो, तो 4-5 पॉइंट जो है वो भी निकाले गए थे। फिर एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया कि यार ये चारों पांचों पॉइंट जो निकले हैं वो भी इसको वेरीफाई कर रहे हैं, तब जाके न्यूट्रॉन प्रोटॉन हाइपोथेसिस क्या हुई, वेरीफाई हुई पूरी तरह। तो ये है आपका, अब वन बाय वन मैं वो बताता जाऊंगा आपको, नोट कर लो जल्दी से, मिटा देता हूँ उसको। सर, हाँ जैसे न्यूक्लियस है सर,
मतलब नाभिक सर, उसमें जो न्यूट्रॉनों की संख्या होती है सर, वो किसी पे डिपेंड करती है? मतलब कितने न्यूट्रॉन होंगे सर उसमें? अच्छा वो बता देता हूँ, इसको हटा दो इसको। देखो एक एग्जांपल ले लेता हूँ। एक एग्जांपल मैंने लिया, कुछ भी मान लेते हैं अपन, नाइट्रोजन ही ले लेते हैं, नाइट्रोजन 714। ठीक है, अब सुनो, नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होते हैं, जेड की वैल्यू यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये दोनों कितने किसके बराबर हो जाएंगे, जेड 7 के इक्वल हो जाएंगे। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालेंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉनों की संख्या निकालोगे तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे, 14 - 7 कितना आ जाएगा, 7। बाकी का मैं निकालना इसलिए नहीं चाह रहा क्योंकि फालतू का कोई टाइम वेस्ट और होगा। अगर आप टोटल चार्ज निकालोगे तो आपको टोटल चार्ज भी मिल जाएगा, कैसे निकालोगे, जेड इंटू ई, और इसका कोई चार्ज नहीं होता है, जीरो, तो प्लस का 7 ई चार्ज आ जाएगा, और इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है तो माइनस का 7 ई मतलब 7 इलेक्ट्रॉन के बाहर चक्कर लगाएंगे। एक चीज, दूसरा, कैपिटल जेड और कैपिटल ए मतलब एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर, परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक, इन दोनों के ऊपर नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दोनों ही डिपेंड करते हैं। आपको बता दें, जैसे जैसे इसकी वैल्यू है इसकी वैल्यू में चेंज आएगा, जैसे मान लो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के लिए क्या होता है 8 और 16, तो 8 हो गए नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन जो भी है, वो 8 हो जाएंगे, और ये भी बढ़ जाएगा आपका। तो ये दोनों चीजों पर डिपेंड, दोनों चीजें जो होती हैं वो एटम में कितना एटॉमिक नंबर है, परमाणु क्रमांक कितना है, और एटॉमिक मास क्या है, उस पर भी डिपेंड करती है। चलो मिटा दूं। ठीक है, तो एटम का जैसे जैसे आप एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर दोनों चेंज करेंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन भी क्या होंगे, चेंज होते जाएंगे, एक बराबर कभी नहीं रहता। अब कौन सर कौन सी थ्योरी, हाइड्रोजन का सर, जैसे हाइड्रोजन का सर अपना एग्जांपल लें तो सर उसमें न्यूट्रॉन नहीं होंगे सर? नहीं होंगे, हाइड्रोजन के अंदर न्यूट्रॉन नहीं है। हाइड्रोजन का क्या होता है, हाइड्रोजन के अंदर न्यूट्रॉन कौन से वन रहेंगे, वन एन वन होता ना? सुनो सुनो, हाइड्रोजन के अंदर, अरे हाइड्रोजन के भी आइसोटोप्स होते हैं भाई साहब। आप तो 1H1 को देख रहे हो केवल, मैं 1H2 को देखूंगा, 1H3 को देखेंगे। क्या नाम होते हैं इनके, कुछ ऐसे नाम होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्रिटियम, ऐसा कुछ नाम होता है। तो इसके अंदर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, इसके अंदर तो है, हाइड्रोजन के अंदर नहीं होगा, तो हाइड्रोजन के आइसोटोप्स के अंदर होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन। जैसे इनके अंदर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, इनके अंदर ये भी तो हाइड्रोजन की रहता है। सर और भी सर एटम्स जो होते हैं सर, उनके भी आइसोटोप्स होते होंगे ना सर? तो होते हैं, क्यों नहीं होते हैं, कार्बन के होते हैं, ऑक्सीजन के होते हैं, सबके होते हैं, टिन वगैरह के होते हैं, बहुत होते हैं, सबके आइसोटोप्स रहते हैं मैक्सिमम। और जिसके आइसोटोप्स रहते हैं ना वो सबसे ज्यादा स्टेबल रहते हैं। आपको एक चीज बता दूं, जिसके जितने ज्यादा आइसोटोप्स वो सबसे ज्यादा स्टेबल, जिसके जितने ज्यादा, सबसे ज्यादा आइसोटोप्स किसके हैं सर? हाँ, टिन सबसे के, ज्यादा किसके टिन, हैं? एस एन टिन जो होता है, एस एन टिन टिन, उसके सबसे ज्यादा होते हैं आइसोटोप्स। अब कितने होते हैं मेरे हिसाब से पता नहीं, 10 या 12 ऐसा कुछ होते हैं, कन्फर्म तो मुझे भी याद नहीं है, लेकिन 10 या 12 होते हैं मेरे हिसाब से शायद, टिन के, ये रहता है। जिसके पास जितने ज्यादा गुंडे वो उतना ज्यादा स्टेबल। चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कौन कौन सी थी, सबसे पहले आता है परिमित आकार, फाइनाइट साइज, फाइनाइट साइज, परिमित आकार, फाइनाइट साइज। देखो सबके बारे में मैं जैसे बता दूंगा कि इसका ये होता है, इसका ये होता है, लेकिन वेरीफाई सब होंगे, लास्ट में वही लिखना है, ये वेरीफाई हो गया था, ये वेरीफाई। जैसे मैं आपसे बोलूं, साइज की बात करूं, तो बच्चों आपको मालूम है नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने रहते हैं न्यूक्लियस के अंदर, जेड,
और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने रहते हैं, ए माइनस जेड। तो टोटल कितना आ गया, कैपिटल ए। न्यूट्रॉन वो न्यूक्लियस का जो साइज होता है, नाभिक का जो आकार होता है, वो ए पर डिपेंड करता है, कैपिटल ए पर, कैपिटल ए पर डिपेंड करता है। इसीलिए न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों ही न्यूक्लियस के अंदर रह सकते, दोनों ही रह सकते हैं। एक चीज, दूसरा, या फिर ऐसा बोल सकते हैं दूसरी लैंग्वेज में कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन किसी भी एटम के लिए निकालने के बाद जब न्यूक्लियस के अंदर रखे गए, तो वहां पर एक्सपेरिमेंटली ये वेरीफाई हो गया था कि न्यूक्लियस के अंदर इतने नंबर ऑफ प्रोटॉन या इतने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होते हैं किसी भी एटम के लिए, वो रह सकते हैं। दूसरा ऐसे बोल दो, पहले सुनना ध्यान से। पहला, या तो ऐसे बोलो कि नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या निकालनी, वो कितने किसके बराबर होती है, कैपिटल ए के बराबर। नाभिक का आकार कैपिटल ए पर निर्भर करता है। इसका मतलब यह हुआ कि नाभिक के अंदर किसी भी परमाणु के लिए, किसी भी परमाणु के लिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रह सकते हैं। दूसरा, या फिर ऐसे बोल दो कि किसी भी परमाणु के लिए न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या निकालकर उनको जब नाभिक के अंदर रखा गया, तो वहां पर जब नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉनों की संख्या रखी गई और वो कैपिटल ए के बराबर थी, तो वो वेरीफाई हो गई कि वहां पर इतने न्यूट्रॉन प्रोटॉन रह सकते हैं। ये पहला पॉइंट हो गया। कोई भी कंफ्यूजन है तो पूछते जरूर जाना। सेकंड नंबर, स्पिन। सेकंड है आपका स्पिन कोणीय संवेग, स्पिन एंगुलर मोमेंटम। सेकंड है आपका स्पिन एंगुलर मोमेंटम, स्पिन कोणीय संवेग मोमेंटम। मैंने आपको बताया था पिछले टर्म पर कि न्यूक्लियस के अंदर जो भी होगा, नंबर ऑफ जो भी एलिमेंट है आपके, आपको मालूम प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, तो मैंने आपसे बोल दिया वो टोटल कितने, कैपिटल ए। अगर ये इवन है तो इनका एंगुलर मोमेंटम h/2 होगा। अगर ये संख्या सम है, इवन है, तो मैंने क्या बताया था पिछले टर्म पे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में, कि न्यूक्लियस के अंदर जो भी एलिमेंट है, जो भी पार्टिकल है, जो भी कण है, उन सभी का सम, टोटल मतलब अगर वो इवन है तो उनका एंगुलर मोमेंटम या स्पिन एंगुलर मोमेंटम या चक्रण कोणीय संवेग h/2 होगा। और अगर बच्चों यही ऑड है तो 1/2 h/2 होगा। और ये वेरीफाई भी हुआ था एक्सपेरिमेंटली, जब निकाल के देखा ना, जैसे मान लो नाइट्रोजन के लिए निकाला, तो नाइट्रोजन के लिए ए कितना है, 14 है, 14 है। बाकी ऐसे सोडियम है, सोडियम के लिए कितना है, उस मतलब सबके लिए अलग अलग है। तो सबके लिए निकाल के देखा, उसने देखा यार कैपिटल ए की वैल्यू इवन नंबर है, कैपिटल ए की वैल्यू ऑड नंबर है, और उनका स्पिन एंगुलर मोमेंटम, चक्रण कोणीय संवेग प्रैक्टिकली निकाल के देखा, तो ये आया एक्सपेरिमेंटली। तो ए की वैल्यू इवन है तो इतना आता है, ए की वैल्यू ऑड है तो इतना आया। और ये एक्सपेरिमेंटली निकाल के देखा तब भी आया, और ये होना भी चाहिए। तो ये आपका स्पिन एंगुलर मोमेंटम के बेस पर आप ये बोल सकते हो कि ये वाली हाइपोथेसिस वेरीफाइड है, तभी बोल सकते हो। ये दूसरा पॉइंट था। तीसरा था आपका स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी जिसको बोलते हैं, स्टैटिस्टिक्स। बोलो, इसके अंदर कैपिटल ए मतलब दोनों, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। बोलो बच्चों, कितने बच्चे बता सकते हैं कैपिटल ए अगर इवन है तो ये किसको फॉलो करेगा, किसको फॉलो करना चाहिए इसको, और ऑड है तो किसको करना चाहिए, बोलो। सर पिछले वो टर्म में बताया आइंस्टीन को करना चाहिए अगर इवन है। सर इवन है तो बोस आइंस्टीन। वो आइंस्टीन को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। और ऑड है तो फर्मी डायरेक्ट। अगर इवन है तो बोस आइंस्टीन को, और ऑड है तो इसको। ये मतलब कंडीशन है कि अगर मान लो सपोज करो, जैसे स्टैटिस्टिक्स की अगर हम बात करते हैं, तो जो भी टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं किसी एटम के अंदर,
वो अगर इवन है तो वो हमेशा इसको फॉलो करते हैं। फर्स्ट ईयर में बहुत साइंस की थी, उसको पढ़ लेना, उसमें दिया हुआ है। और ऑड नंबर ऑफ पार्टिकल है वो फर्मी ड्राग को फॉलो करते हैं। और यहाँ पर भी बच्चों ऐसा ही हुआ कि न्यूक्लियस के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन है, न्यूट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या, वो कैपिटल ए है। वो इवन होती है तो वो हमेशा इसको फॉलो करती है, और ऑड होती है तो फॉलो का मतलब होता है इसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज है उन सभी को फॉलो करती है, सारी की सारी जितनी प्रॉपर्टी। अब वो अपन डिटेल में ज्यादा नहीं जाएंगे, ये तो वो लंबा खिंच जाएगा। वो आप पढ़ लेना, फर्स्ट ईयर में थी बहुत सारी इंस्टीट्यूट की बहुत सारी प्रॉपर्टी थी, आइडेंटिकल पार्टिकल्स है ना, डिस्टिंजेस वगैरह वगैरह सब। तो अगर कैपिटल ए इवन है तो बॉस आइंस्टीन को, ऑड है तो फर्मी ड्राग को फॉलो करना चाहिए, और ऐसा ही होता है एक्सपेरिमेंट में। आपको केवल एक एक लाइन ये लिखना है उसके बाद। उसके बाद आता है मैग्नेटिक मोमेंट, चुंबकीय आघूर्ण, मैग्नेटिक मोमेंट, चुंबकीय आघूर्ण। ऊपर से मिटा देता हूं मैं, चुंबकीय आघूर्ण, मैग्नेटिक मोमेंट। ये पहले भी बताया था शायद मैंने आपको। मैग्नेटिक मोमेंट की बात करेंगे चुंबकीय आघूर्ण की, तो मालूम है आपको कि न्यूट्रॉन का जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ न्यूट्रॉन माइनस का 1.93 के आसपास रहता है, और प्रोटॉन का जो मैग्नेटिक मोमेंट रहता है वो 2.79 के आसपास रहता है, 2.79 के आसपास रहता है। कहने का मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक मोमेंट जो प्रोटॉन का रहता है वो न्यूट्रॉन के मैग्नेटिक मोमेंट का जस्ट डबल, मतलब जस्ट तो नहीं, अप्रोक्सीमेटली डबल रहता है। अगर साइन को ना लूं मैं तो, साइन को ना लूं तो ये अप्रोक्सीमेटली डबल रहता है। प्रोटॉन का मैग्नेटिक मोमेंट हमेशा न्यूट्रॉन के मैग्नेटिक मोमेंट से डबल रहता है, एक चीज। दूसरा, प्रोटॉन का मैग्नेटिक मोमेंट हमेशा पॉजिटिव होता है क्योंकि इसकी स्पिन सेम रहती है, और इसकी स्पिन इसके अपोजिट रहती है, इसलिए इसका माइनस में आता है। इसकी स्पिन इसके अपोजिट रहती है इसलिए इसका माइनस ले लेते हैं, और कोई माइनस प्लस का और कोई दिक्कत है नहीं इसमें। ठीक है, जैसे मान लो इसकी क्लॉकवाइज है तो मान लो प्रोटॉन को प्लस में ले रहे हैं तो इसकी एंटी क्लॉकवाइज निकलती है स्पिन चक्रण, तो इसलिए माइनस में लेते हैं। दूसरा, न्यूक्लियस के अंदर अगर हम बात करें न्यूक्लियोनों का, जो न्यूक्लियन रहते हैं ना, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, उनका मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है आपको, तो दोनों को ऐड कर देना। या मैं आपसे कहूँ न्यूक्लियस का मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, तो आप ऐड कर देना, ये आ जाएगा जो भी आता है। ये किसका हो गया, न्यूट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण, ये प्रोटॉन का चुंबकीय आघूर्ण। पूरे नाभिक का निकालेंगे तो दोनों को ऐड कर देंगे, इसका प्लस आता है इसका माइनस आता है, क्योंकि इन दोनों की स्पिन एक दूसरे के अपोजिट रहती है, चक्रण एक दूसरे के अपोजिट रहते हैं। अगर ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा होगा तो वो एंटी क्लॉकवाइज करता है, इसीलिए माइनस में आ जाता है। और टोटल अगर निकालो तो जो भी वैल्यू आती है वो एक्सपेरिमेंटली भी वेरीफाई हुई थी, हर एटम के लिए एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई हो गई थी। जैसे 2 से 4 एटम के लिए अपन चेक कर लेते हैं, तो इतना ही निकल रहा था एक्सपेरिमेंटली भी, मैग्नेटिक मोमेंट, चुंबकीय आघूर्ण। तो एक तो ये था। नेक्स्ट है आपका लास्ट, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। वो भी हालांकि मैं बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी ये बात देखो, न्यूक्लियस जो रहता है उसका साइज कितना रहता है, 10 की पावर माइनस का 14 मीटर। ठीक, मैं सीधा इसके अंदर एक बोलूंगा, इसके अंदर एक पार्टिकल है, पार्टिकल बोल दूंगा, आप समझ जाना न्यूट्रॉन प्रोटॉन की बात चल। देखो न्यूक्लियस का जो साइज रहता है, नाभिक का जो आकार रहता है वो 10 की घात माइनस 14 मीटर रहता है, 10 की पावर माइनस 14 मीटर। साइज कौन बताता है, उसकी रेडियस बताता है। रेडियस जो होती है वो हमेशा साइज बताती है, जैसे जैसे रेडियस को बढ़ाते जाएंगे साइज बढ़ता जाएगा। मान लो इसके अंदर कोई पार्टिकल है, तो मैं आपसे अगर पूछूं पार्टिकल कहाँ से कहाँ तक मूव कर सकता है, तो आप कहोगे इस एंड से इस एंड तक जा सकता है। होता ये स्फेरिकल है, यहां से यहां तक चला जाए, यहां से यहां तक चला जाए, यहां से यहां तक चला जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, वो जो दूरी तय करेगा, वो कितनी होगी, 2 × 10⁻⁻⁴ मीटर। बोलो सही बोल रहा हूँ, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, डबल हो जाएगी, 2.5 मीटर के बराबर।
व्यास के बराबर। तो वो जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, वो जो दूरी तय करेगा, वो कितनी होगी? तो इसकी पोजीशन में जो मैक्सिमम अनसर्टेनिटी आती है, अधिकतम अनिश्चितता। अब देखो कई बच्चों को तो पता ही नहीं होगा ये क्या चल रहा है, अधिकतम अनिश्चितता, पोजीशन, ये याद रखें अभी तो। जैसे अपन फर्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे ना हाइजेनबर्ग, तब ज्यादा डिटेल में बताऊंगा, नहीं तो बहुत थोड़ा सा लंबा खिंच जाएगा और कुछ नहीं। तो न्यूक्लियस का जो साइज रहता है वो बच्चों यहाँ से यहाँ तक 10⁻⁻14 रहता है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो रहेगा वो उसका डायमीटर होगा, और वही पोजीशन में मैक्सिमम अनसर्टेनिटी होगी, स्थिति में अधिकतम अनिश्चितता। डेल्टा एक्स बराबर 2 × 10⁻⁻14, ये स्थिति में अधिकतम अनिश्चितता होगी। ठीक है, फिर उसके बाद आपको मालूम है हाइजेनबर्ग क्या बोलता है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी बराबर h/2 पाई, यही बोलता है, जिसको बुकों में एच कट भी लिखा रहता है। तो डेल्टा पी बराबर कितना आ जाएगा, h/2 पाई इंटू डेल्टा एक्स को इधर लिया। हाइजेनबर्ग के हिसाब से डेल्टा एक्स डेल्टा पी क्या होता था, h/2 पाई होता था। डेल्टा पी निकाला, इसको डिवाइड में लेके याद है। तो डेल्टा पी बराबर एच कितना है, 6.6 × 10⁻⁻34, 2 पाई की वैल्यू कितनी है, 3.14, और डेल्टा एक्स कितना है, 2 × 10⁻⁻14। तो यहाँ से डेल्टा पी आ जाएगा, ये पहले भी सॉल्व किया था, आप अभी भी सॉल्व कर सकते हो। देखो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा अप्रोक्स 6K, ये और ये तो कैंसिल कर दिया मैंने, काट दो इसको, और ये इसको ले जाओ ऊपर, और 1/2 को लिख देंगे 0.5, 1/2 हो गया 0.5, इसको ऊपर ले जाएंगे 14, यानी 20 आ जाएगा, 20। ये डेल्टा पी आ गया, डेल्टा पी आ गया, डेल्टा पी बोल दो या पी बोल दो, एक ही बात। ठीक है, उसके बाद अब क्या करें, क्या करें, एनर्जी निकालते हैं। ई बराबर कोई भी फॉर्मूला लगा दो, p²/2m, ये लगा दो, p²/2m। तो यहाँ से आ जाएगा ई बराबर p² मतलब ये आ गया, पी लिख दो या डेल्टा पी, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ लिखा कितना आ जाएगा, 0.5 इंटू 0.5 इंटू 10⁻⁻40, 40 लगा दिया, 40। फिर उसके बाद ये लग दिया मैंने यहाँ 2m, m चाहे प्रोटॉन का ले लो चाहे न्यूट्रॉन का ले लो, क्या फर्क पड़ता है, ये बराबर रहते हैं दोनों। सोल्व करो जरा इसको, तो सोल्व करेंगे तो ये 27 ऊपर चला जाएगा, 0.05 कितना आ जाएगा, 25, 0.25 अपन इसका मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा आपके पास 2, 14, 12, 13 और 3 पॉइंट आ गया। इसको ऊपर लेके जाओ, ऊपर लेके जाएंगे तो 40 में से 27 गया, 13 बच जाएगा शायद, 13, 3, 40, ठीक है। इसको मैं क्या लिखूंगा, ई बराबर मैं लिखूंगा, देखो बच्चों 10 का मल्टीप्लाई मैंने यहाँ कर दिया, ठीक है, और 10 का यहाँ कर दिया, इस 10 का इधर करो तो ये 2.5 आ जाएगा, 3.34 आ जाएगा, इसका तो इसमें कर दिया, और ये जो 10 लिखा है ना, इसको मैं ऊपर ले गया तो 10 की पावर कितना आ जाएगा, माइनस का 14 आ जाएगा, ये आ गया। ठीक, ये तो आ गया आपका जूल में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये तो जूल में आ गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलो जरा इसको, 2.5, 3.34, 10 की घात -14, और 1.6 10 की पावर -19। कैलकुलेशन ही तो मेन है इसकी। 19 को ऊपर भेज दो, 19 को ऊपर भेजेंगे तो 14 कितना आ जाएगा, 14, 5, 19, तो यहाँ से 2.5 इसको इधर कर देना, तो 3.34 10 की पावर 1.6, और 10 की पावर आ जाएगा 14, 5, 19, 5 आ गया। देख लेना कैलकुलेशन सही है ना, ऊपर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 14, 5, सही कह रहे हो। सही है ना। तो मिटा देता हूँ इधर से, ये आ जाएगा। तो यहां से हम करेंगे, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, ई बराबर 10
का मल्टीप्लाई ऊपर और 10 का नीचे। तो यहाँ से लिखेंगे हम, अच्छा एक काम करो, 10 की पावर 4 मेगा इलेक्ट्रॉन में निकालना चाह रहा हूँ ना मैं, मेगा में 2.5। एक तरीका और था वैसे, ये तो लंबा खिंच गया। एक तरीका और है, रुको एक सेकंड, मैं आपको एक शॉर्ट तरीका बताता हूँ, ये तो बहुत लेंथी हो जाएगा आपके लिए। ये वाले से निकालते हैं, E बराबर HC अपॉन लेमडा, शायद इससे जल्दी आ जाएगा, क्योंकि इतना कौन करेगा यार, P का स्क्वायर लेमडा फिर 2m, तो कैलकुलेशन बढ़ता जा रहा है। E इक्वल टू HC अपॉन लेमडा, इससे भी करके देखो, हालांकि उससे करोगे इससे करोगे लगभग बराबर ही आएगा। H अपॉन लेमडा को क्या लिखते हैं, पी सी। डी ब्रोगली ने क्या बताया था, H अपॉन लेमडा क्या होता है, पी सी। इससे निकालना जरा, 0.5 10 की पावर -20 और C 3 × 10 की पावर 8 और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलेंगे तो 1.6 10 की पावर -90, एक ही लाइन में खत्म हो गया। ये शॉर्ट ट्रिक है। ई बराबर है, निकाल लेना कितना आ रहा है, 19 को ऊपर ले जाओ, 19 को ऊपर ले जाओ तो जो भी आता है, कहने का मतलब अब आप कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से करते रहना। 19 को ऊपर ले जाओ कितना आएगा, एक कम हो जाएगा और एक यहाँ चला जाएगा, तो 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो तो ये आ जाएगा 1.5 और ये आ जाएगा 1.6, ठीक है ना। 19 यहाँ से गया, एक बच गया, एक कम कर दो तो 10 की पावर 7। ई बराबर ये भी कैंसिल कर दो अप्रोक्सीमेटली, तो यहाँ कितना बच गया, 10 × 10 की पावर 7। तो यहाँ से निकालोगे तो 10 7 is 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे भी निकाल सकते हैं, सिंपल तरीका देखो, पी सी, पी रखा सी रखा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना है तो इसका डिवाइड कर देना, ये कैंसिल हुआ, एक बचा यहाँ चला गया, इसका मल्टीप्लाई इसमें, ये कैंसिल कर देना, ठीक है। एनर्जी निकाली, तो बच्चों एक्सपेरिमेंटली ये एनर्जी निकाली हमने न्यूक्लियस की, किसकी, न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस की बोलेंगे मतलब डायरेक्ट। तो अब क्या होता है, जैसे मान लो न्यूक्लियस के अंदर से न्यूट्रॉन या प्रोटॉन मान लो बाहर निकला, तो बाहर निकलता है तो इतनी ही एनर्जी को एब्जॉर्ब या रिलीज करता है, लगभग 9.8 के आसपास, तो वो इससे मैच होती है। हाइजेनबर्ग ने एनर्जी के बेस पर भी ये वेरीफाई कर दिया था कि जब भी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बाहर निकलेगा तो इतनी ही एनर्जी 9.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास जो एनर्जी है उसको इमिटेट करके बाहर निकलता है, बाहर जब भी बाहर निकलेगा, तो वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से भी मैच हुई थी। तो ये हाइजेनबर्ग का होगा, ठीक है, इससे ही कर लेना। अगर मान लो ये क्वेश्चन 2 नंबर में आया तो केवल आपको ये नहीं लिखना है, ये पॉइंट वगैरह कुछ नहीं लिखना है, आपको केवल न्यूट्रॉन प्रोटॉन हाइपोथेसिस के बारे में लिखना है। अब जल्दी से सुन लेना, एक बार वेरीफाई करना है। देखो इसके बाद एक दो और देख लो, वो उसमें लिखना नहीं है आपको कुछ भी। अगला है आपका प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बाद है न्यूट्रॉन पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन पॉजिट्रॉन, और उसके बाद है सेकंड नंबर है आपका एंटी प्रोटॉन न्यूट्रॉन, एंटी प्रोटॉन न्यूट्रॉन। हाँ नोट्स में दिया होगा, मैंने लिख दिया है, एक एक दो लाइन का लिख दिया है। इसको दिया था पेरेंट साइंटिस्ट ने, आपकी मर्जी है पढ़ना पढ़ना नहीं पढ़ना नहीं पढ़ना, क्लिन ने और गैमो ने, गैमो इसको दिया था पेरेन ने और इसको दिया था क्लिन ने और गैमो ने। इसने क्या बोला था कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और पॉजिट्रॉन रहते हैं, इसने क्या बोला था कि न्यूक्लियस के अंदर एंटी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं और दोनों ही प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की तरह अनसक्सेस रही, फेल हो गई, बस सीधा सीधा ये दोनों ही। इसने क्या बोला कि उसके अंदर क्या रहते हैं, एंटी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसमें न्यूट्रॉन और पॉजिट्रॉन रहता है बस, और दोनों ही थ्योरी क्या रही, अनसक्सेस रही, दोनों ही असफल हो गई।
और ये कभी जिंदगी में आया ना, तो आया है मैं जब से पढ़ा रहा हूँ, और ना आएगा। क्यों? है ही दो दो लाइन का, 2 नंबर जैसा भी नहीं है एक तरीके से बोलना। तो ये वाले आप ऐसे ही पढ़ लेना, ठीक है। सर पॉजिट्रॉन मतलब? पॉजिट्रॉन जो होता है वो ये रहता है, मतलब जैसे प्रोटॉन रहता है ना, प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का उल्टा होता है एक तरीके से। बस डिफरेंस क्या होता है कि पॉजिट्रॉन का और इलेक्ट्रॉन का चार्ज इक्वल नहीं रहता, मास लगभग बराबर रहता है। प्रोटॉन का मास तो ज्यादा होता है, पॉजिट्रॉन का इलेक्ट्रॉन का मास लगभग बराबर रहता है, लेकिन प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन का उल्टा रहता है, पॉजिट्रॉन। और एंटी प्रोटॉन का मतलब क्या होता है? ये एंटी प्रोटॉन रहता है, प्रोटॉन का उल्टा, -1 -1 ये। जैसे अगर अपन बोले ना कि मैं एक न्यूट्रॉन को ले लूं और एक इलेक्ट्रॉन को ले लूं, तो ये बन जाएगा पॉजिट्रॉन। देखो आप, एक न्यूट्रॉन को कैसे लिखते हैं? 0 n 1, क्योंकि इसका चार्ज क्या होता है? 0। और मास कितना होता है? कुछ ना कुछ होता है। मास कितना होता है? 1.67 होता है, ऐसे कुछ होता है ना, तो अपन मास को लिख देते हैं। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है? नेगेटिव, लेकिन मास बहुत कम होता है, इसका मास बहुत कम होता है, इसलिए उसको लगभग 0 मान। लिखने का सिंबल ऐसा रहता है, इलेक्ट्रॉन को लिखने का सिंबल ये रहता है, न्यूट्रॉन को लिखने का सिंबल ये रहता है। दोनों को जब मिलाएंगे, देखो 0 -1 आ जाएगा, और 1 और 0 1 आ जाएगा, तो ये होता है पॉजिटिव। एक न्यूट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है। इलेक्ट्रॉन को हमेशा ऐसे लिखते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव रहता है। पॉजिट्रॉन की एंटी प्रोटॉन? सॉरी, एंटी प्रोटॉन, एंटी प्रोटॉन पॉजिट्रॉन को कैसे लिखेंगे सर? ये लिखेंगे +1 E0, +1 E0। इलेक्ट्रॉन का मास और पॉजिट्रॉन का मास लगभग बराबर होता है, तो मैंने 0 0 लिख दिया दोनों। और इनका जो चार्ज रहता है वो अपोजिट रहता है, ये लिखा। और कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो। सर जैसे न्यूक्लियस होता है सर, उसके अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन रहते हैं सर, उनका वितरण किस प्रकार होता है? मतलब कैसे रहता है? जैसे इलेक्ट्रॉन तो चक्कर लगाते हैं उसके बाहर, नाभिक के बाहर, लेकिन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कैसे रहते हैं सर उसके अंदर? नाभिक के अंदर जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं, वो ऐसा बोल सकते हैं अपन, देखो न्यूक्लियस का साइज वैसे ही छोटा रहता है, सबको मालूम है। ऐसा बोल सकते हैं कि वो दोनों एक दूसरे से चिपके रहते हैं, कहने का मतलब ये हुआ। क्योंकि नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पर जो बल लगता है वो नाभिकीय बल होता है, और वो हमेशा आकर्षण प्रकृति का होता है। तो वो दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, आकर्षित का मतलब बहुत नजदीक रहते हैं। 10⁻⁻14 मीटर तो बस ही साइज है, उससे भी कम डिस्टेंस पे रहते हैं। तो ऐसा लगता है कि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और सबका डिस्ट्रीब्यूशन एक जैसा रहता है। मतलब नाभिक के अंदर ये माना जाता है, क्योंकि साइज बहुत छोटा है, तो साइज बहुत छोटा है तो हम ये मान के चलते हैं कि नाभिक के अंदर आवेश का वितरण लगभग समान है। हर जगह न्यूट्रॉन प्रोटॉन आपको दिखाई देगा, ये रहता है बस, ठीक है। और कोई दिक्कत हो तो वो भी पूछ सकते हो आप। एक बार जल्दी से न्यूट्रॉन प्रोटॉन को और सुना देता हूँ, क्योंकि वो ज्यादातर आता ही है। स्टार्टिंग में आपको केवल इतना लिखना है कि देखो, इसमें भी मैं आपको 6 पॉइंट बता सकता हूँ न्यूट्रॉन प्रोटॉन में। पहला पॉइंट, 1932 में जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया, न्यूट्रॉन की खोज की, पहला पॉइंट। दूसरा, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है और उसका मास प्रोटॉन के मास के बराबर रहता है। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं रहता है, उसका आवेश, वो सॉरी, उस पर कोई आवेश नहीं रहता, उसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर रहता है, ठीक। तीसरा, न्यूट्रॉन के अलावा जो प्रोटॉन रहता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिवली चार्ज रहता है, पॉजिटिव चार्ज रहता है, लेकिन मास आपका न्यूट्रॉन के मास के बराबर ही होता है, द्रव्यमान दोनों के बराबर ही रहते हैं। नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट ये होता है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों ही न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं, और दोनों पर एक अट्रैक्शन फोर्स लगता है, आकर्षण बल लगता है, जिसको हम नाभिकीय बल या न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। फिफ्थ, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन रहता है, जितने प्रोटॉन रहते हैं बाहर उतने ही इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं।
बाहर उतने ही इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। 6, न्यूक्लियस का जो चार्ज होता है वो प्लस का Ze रहता है। एटम का यानी परमाणु का जो चार्ज रहता है, परमाणु का जो आवेश रहता है वो 0 रहता है। इसीलिए जितने इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाते हैं उतने ही प्रोटॉन न्यूक्लियस या नाभिक के अंदर उपस्थित होते हैं। 6 पॉइंट में बस खत्म थ्योरी इसकी। बाकी का फिर वो मैंने बताया ही था। स्टैटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी द्वारा इसको वेरीफाई किया गया। हाइजेनबर्ग ने इसको वेरीफाई किया, और हाइजेनबर्ग तो करेगा ही वेरीफाई, तो खुद ही दे रहा है उसको। और थर्ड नंबर स्पिन एंगुलर मोमेंटम यानी चक्रण कोणीय संवेग निकाल के देखा गया, तब भी वेरीफाई हुआ। और साइज के बेस पर यानी आकार के आधार पर भी इसको वेरीफाई किया गया। ये 4 कम से कम 3 या 4 लिख के आना एग्जाम में, 6 नंबर में अगर आता है तो। ये है न्यूट्रॉन प्रोटॉन हाइपोथेसिस। ये चैप्टर का मतलब वो टॉपिक खत्म हो गया। अब नया टॉपिक स्टार्ट होगा नेक्स्ट टर्न से। नया एक अलग टॉपिक होगा जिससे रिलेटेड 2-3 डेरिवेशन भी चलेंगे आपके, या थ्योरी मान लो, डेरिवेशन का पार्ट तो बहुत कम है। तो नया पेपर की नया हाँ? सर सीधे पेपर की नया टॉपिक नहीं, जैसे पेपर नहीं, यूनिट तो 50 है। जैसे पहले क्या था, यूनिट 5 में 2 चैप्टर थे, तो एक तरीके से एक चैप्टर का पार्ट खत्म हो गया, दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो गया, ये मान के चलो, है ना। अब जो चलेंगे वो न्यूक्लियस से रिलेटेड ही रिएक्शंस वगैरह सारी चीजें चलेंगी। जिस बच्चे को रिवीजन करना है वो बच्चा रिवीजन कर सकता है। अभी मैं क्लास स्टार्ट करूंगा 5 मिनट से, तब तक जितने बच्चे ज्वाइन होना चाहे ज्वाइन हो सकते हैं, जितने छोड़ना लेफ्ट होना चाहे लेफ्ट हो सकते हैं। और इसके देखो ऑनलाइन क्लास है, आपको भी मालूम है, सिलेबस की टेंशन नहीं लेना है, सिलेबस तो आराम से हो जाएगा। बट थोड़ा सा एग्जाम के लिए सीरियस रहना है, क्योंकि इस बार एग्जाम 100% होने हैं, सबको भी मालूम है। और पहली बार एग्जाम हो रहे हैं आपकी, और पहली बार ही आपके 3rd ईयर में एग्जाम हो रहे हैं सीधे, तो थोड़ी सी दिक्कत तो आएगी, इसलिए शुरुआत से पढ़ते रहें, ठीक है। सर कब और तक जो भी एग्जाम तो सर मार्च में होंगे कि मार्च सर में, सुनने में आ रहा है मार्च मार्च में तो फेब मार्च लास्ट में। वीक में बोल रहे थे सर कुछ लोग। नहीं, फेब में नहीं होते हैं, मार्च में होंगे, कम से कम 20 मार्च, 15 से 20 मार्च को होंगे। सर सीसी का कोई इन्फॉर्मेशन तो है नहीं सर अभी। सीसी तो अभी होंगे, दिसंबर में हो रहे हैं। सीसी तो ओपन वर्क नहीं होगी सर, वो ऑफलाइन होगी सर, क्यों सर? ऑफलाइन हो रहे हैं, सीसी ऑफलाइन हो रहे हैं, और मार्च में पेपर होंगे आपके, मार्च से पहले नहीं होंगे। सर कॉलेज का सिलेबस तो सर अक्टूबर से चालू हुआ था सर। किसका? कॉलेज वालों का सिलेबस तो सर अक्टूबर से चालू हुआ था सर, मार्च में करवा के मार्च 6-7 महीने का कोर्स हो गया ये तो सर। देख, कॉलेज के सिलेबस से कॉलेज वालों को कोई लेना देना नहीं है, कॉलेज वाले तो 2 दिन में ही खत्म कर सकते हैं फिजिक्स को, है ना। अच्छा सर, तो कॉपी वगैरह चेक होती है सर? क्या कॉपियाँ चेक होती है सर यूनिवर्सिटी में सर? क्यों नहीं होती है? नहीं तो कॉपियां चेक नहीं होती तो इस बार फेल कैसे होते बच्चे? फेल भी हुए सर, ओपन बुक में भी सर फेल हुए? हाँ, ओपन बुक में भी फेल हैं भैया, ओपन बुक में भी कई बच्चे फेल हैं, जिन्होंने सीसी नहीं दिए, या जिन्होंने कॉपियां ऑनलाइन जमा नहीं की, या जिन्होंने ऑनलाइन जमा तो की, एक आध क्वेश्चन जमा कर दिया होगा, तो कॉपियां चेक हुई होंगी तब जाके फेल हुए, नहीं तो फेल का होते। तो कॉपियाँ तो बाकायदा चेक होती है, कई लोग बोलते हैं कि कॉपियाँ चेक नहीं होती, ऐसी रिजल्ट बना देते वो तो सर अपने हाथ से। कॉपियां चेक होंगी, और कॉपियां लास्ट ईयर की बहुत खतरनाक चेक होती हैं, फाउंडेशन तक गिर जाता है लड़कों को, नहीं सर आप है ना। तो इसलिए मेहनत करके चलना। आप किसी से भी पूछना, जो वास्तव में पढ़ने वाला होगा वो आपको बताएगा कि लास्ट ईयर में फाउंडेशन में भी रुकता है कई बच्चों का, जो कभी नहीं रुकता। तो फिजिक्स मैथ की तो बात ये लगे सर, वो तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी उसमें 3 विषय में। इसीलिए क्या है, मेहनत करना। सर ऐसा क्यों सर इतनी स्ट्रिक्टली क्यों चेक करते हैं कॉपी? वो कॉपियां चेक स्ट्रिक्टली होती हैं, चेक वो क्या है, गलत गलत, अगर कोई गलत लिखता है तो गलत गलत का नंबर नहीं देते। इन लोगों की तो बहुत तेज जो है होती है सर, कियाजी वालों की सर, कियाजी वालों की तो और खतरनाक होती है सर चेक, कियाजी वालों की सर। और क्या, केआरजी वालों की इतनी रहती खतरनाक, तुम लोगों की ज्यादा रहती। अच्छा हम लोग ज्यादा रहती सर?
हाँ, जीवाजी वालों में ज्यादा रहती है, कि जी के तो निकल जाते हैं फिर एक बार में। सर केआर में सर इस बार भी सर सेकंड ईयर में कम कम परसेंटेज दिए सर सबको, तो फिर सर वहां ज्यादा हुआ है। अब वो तो देखो बच्चों ने जिस हिसाब से दिया होगा तो उस हिसाब से दी होगी, क्या करें। जैसे बच्चों ने नहीं लिखा होगा सीरियसली, या नहीं डायग्राम बनाया होगा प्रॉपरली, नहीं लिखा होगा, तो ऐसा किया है हाँ? सर सब सर नहीं सर, ऑलमोस्ट सभी को शायद 70 के लाइन में दी है। सर जीवाजी वालों ने 10% दिए तो सर। देखो मैं आपको बताऊं, 80-90 सर। बीएससी में 80% बहुत बड़ी बात होती है। 80% से ऊपर बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। 80% से ऊपर किसी का बनता नहीं है। 80 मैक्सिमम अगर खींचेगा तो सर हमारे 85 तक कॉलेज में खींचेगा। सर ये सर इससे हमारे ज्यादा कॉलेज नहीं। में एक लड़की को 91 दिए है। नहीं वो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, जनरल प्रमोशन में है तो साइंस कॉलेज में 98 भी आए हैं जनरल प्रमोशन में। और जबकि साइंस कॉलेज में 98 कभी नहीं आ सकते, टीचर के नहीं आए होंगे, ये तो स्टूडेंट है 98। जो प्रोफेसर बन रहा है जिसको 2-2 लाख सैलरी मिल रही है ना, तो वो जनरल प्रमोशन में मिल गया सबको। बिना जनरल के देखना इस बार बिना जनरल की क्या स्थिति होने वाली है। सर मतलब एमएससी के लिए सर आगे परसेंट माने लगती है सर अच्छी यूनिवर्सिटी के लिए, ये बीएससी की सर। क्या? सर बीएससी की परसेंट एमएससी के लिए कुछ मायने रखती है सर आगे यूनिवर्सिटी के लिए सर। हाँ देखो यार, परसेंटेज तो जब भी आपकी बनेगी तो वो आगे वैल्यूबल होगी, सिंपल सी बात है। अगर आपकी परसेंटेज अच्छी है तो फिर आगे उसकी वैल्यू रहेगी, क्यों नहीं रहेगी। परसेंटेज तो हर जगह काम आती है, एमएससी नहीं हर जगह काम आई। सर आप आईटीएम ही पढ़ाते हो क्या, आईटीएम में सर आप नहीं नहीं नहीं, नहीं पढ़ाते सर आप। छोड़ दिया है तो। देखते हैं 1-2 मिनट और देखते हैं, अगर कोई बच्चा अगर आ रहा हो तो फिर स्टार्ट करते हैं। 3-4 बच्चे तो लेफ्ट हुए सर, ज्यादा नहीं हुए सर लेफ्ट, 3 ही बच्चे लेफ्ट हुए सर। हाँ, जो बच्चे लेफ्ट होना चाहें वो भी हो सकते हैं, और जो नहीं होना चाहें वो बात अलग है। और इसमें क्या है, एक आध जैसे मान लो मैं रिवीजन करवा रहा हूँ तो एक आध कोई चीज है जैसे थ्योरेटिकल है। हम्म। तो क्या क्या है, कुछ चीजें मैं छोड़ दूंगा, एक आध चीज जैसे थ्योरेटिकल है, आप उसको क्या बताना, वो आप खुद से पढ़ लेना है ना, कुछ चीजें। रिवीजन में तो इतना कर लो, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। वेव पैकेट, वेव पैकेट, इसको बोलते हैं तरंग पैकेट हिंदी में। वेव पैकेट, सबसे पहले हम बताते हैं कि वेव पैकेट बनता कैसे है, फिर आपको उसी के बेस पर उसकी डेफिनेशन बता देंगे। तरंग पैकेट का बनना और उसी के आधार पर उसकी परिभाषा। तो देखो बच्चों, जैसे मैंने 2 वेव ले ली, आपके पास डायग्राम है, नोट्स हैं, सारी चीजें हैं, ठीक है। मैं तो आपको सीधा सीधा बनना बता रहा हूँ ऐसे ही। ये 2 वेव हैं आपके पास, ये 2 तरंगे हैं। जैसे किसी को लगे ना कि भाई मुझे ये टॉपिक पढ़ना है तो पढ़ सकता है, जिसको लग रहा है कि भाई ये वाला टॉपिक मुझे आता है तो फिर जरूरत नहीं है। आप देखो, 2 वेव ले ली मैंने, दोनों की वेवलेंथ अलग अलग ले ली। वेवलेंथ अलग अलग होने का मतलब होता है कि कोई भी जैसे टी टाइम पीरियड में आप क्या कर लो, उसकी डिस्टेंस चेक कर लो। डिस्टेंस ट्रेवल बाय वेव इज कॉल्ड वेवलेंथ। तरंग द्वारा तय की गई दूरी तरंग दैर्घ्य कहलाती है। तो वन टाइम पीरियड में जैसे मैंने डिस्टेंस चेक की, सपोज करो मैंने ये को मान लिया भाई टी टाइम पीरियड,
यहाँ से यहाँ तक। अब मैंने देखा इसमें कितनी साइकिल हो रही है, ऐसी गिन लिया, 1 2 बस, 1 2 3, इसमें हो रही है 3। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसकी वेवलेंथ ज्यादा हो गई, इसकी वेवलेंथ ज्यादा हो गई। देखो एक तरीका बताता हूँ, सी बराबर होता है न्यू इंटू लैम्डा, न्यू फ्रीक्वेंसी होती है, न्यू बराबर सी अपॉन लैम्डा। नंबर ऑफ साइकिल को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, अगर वो ज्यादा हुई तो वेवलेंथ उसकी कम हो जाएगी। नंबर ऑफ साइकिल को, चक्रों की जो संख्या होती है उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति, अगर वो ज्यादा हुई तो लैम्डा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब आप चेक कर लो, यहां से यहां तक साइकिल चेक करते हैं, ऐसे गिनते हैं 1 2 3, और यहाँ 1 2, तो यहाँ साइकिल कम है, यहाँ साइकिल कम है, यहाँ साइकिल ज्यादा है। तो ज्यादा है तो वहां फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाएगी, आवृत्ति ज्यादा हो जाएगी, मतलब लैम्डा कम हो जाएगा। ठीक है, तो दो वेव ले ली मैंने, दोनों की वेवलेंथ नियरली इक्वल है ऐसा बोल सकते हैं, या अनइक्वल है ऐसा बोल सकते हैं, एक ही बात है। अब दोनों से आप वेव पैकेट बनाना चाहते हो, वेव पैकेट क्या होता है, वेव पैकेट ग्रुप ऑफ वेव, तरंगों का समूह, तरंगों का समूह जो होता है वो क्या होता है, तरंग पैकेट होता है। वेव पैकेट, ग्रुप ऑफ वेव इज कॉल्ड वेव पैकेट, वेव पैकेट। अब जैसे मान लो बनाया आपने, मैं तो ऐसे ही बता रहा हूँ यार आपको बनाना, आपके पास पूरा डायग्राम बना हुआ है, आराम से देख ले क्या है वो डायग्राम। जैसे मान लो कई बच्चे मेरे से पूछते हैं सर ये बना कैसे, तो वो बता रहा हूँ। जैसे ये देखो, ये और ये भी प्लस, ये भी प्लस, दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये बन जाएगा, और ये वाला माइनस, मान लो ये वाला माइनस इसके साथ जुड़ रहा है, ये वाला माइनस और ये किसके साथ, प्लस के साथ। केवल मैंने क्या कहा आपसे, केवल मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये बनता कैसे है, बाकी आप लोग बना सकते हो। मैं तो ये बताऊंगा आपको, प्लस प्लस मिलेगा तो दोनों के एम्पलीट्यूड आयाम जुड़ जाएंगे तो ये प्लस आगे जाएगा। ये मान लो प्लस का 2 है, मान लो प्लस का 1 है, प्लस का 3 मिल जाएगा। ये मान लो प्लस का आपके पास 2 है और ये मान लो 1 है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, ये प्लस 2 है और ये 1 है, माइनस का सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो आपको क्या मिल जाएगा, या इसको मैं मान लेता हूँ 3, ऐसा मान लेता हूँ। तो ये माइनस का 3 है, ये 2 है, माइनस का 1 आएगा, ऐसा मिल जाएगा माइनस का 1। ठीक है ना, ऐसे ये प्लस है ये माइनस है तो ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ये माइनस है ये प्लस है, दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो आपको ऐसी वेव मिल जाएगी। और मान लो कहीं ऐड हो रहा होगा, जैसे मान लो ये और ये ऐड हो गया, सपोज करो ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो ऐसे एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, इस टाइप से मिलेगा। तो जहां पर ये ऐड होती है, प्लस प्लस मिल रहा है, यहाँ भी प्लस प्लस मिल रहा है, सपोज करो कहीं पे भी, यहाँ भी मान लो प्लस प्लस मिल गया, ये इसके साथ मिल गया मान लो, तो वो ऐड हो जाएगा, और प्लस और माइनस मिल रहे हैं तो वहां सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वेव पैकेट बनता कैसे है, प्लस प्लस मिलेगा तो एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाएगा, आयाम बढ़ जाएगा, और प्लस और माइनस मिलेगा तो एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, हट जाएगा। बोलते हैं शीर्ष और गर्त बोलते हैं इंग्लिश में, क्रेस्ट और थ्रो, क्रेस्ट क्रेस्ट थ्रो थ्रो मिलेंगे तो एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाएगा, क्रेस्ट और थ्रो मिला तो एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो जाएगा। शीर्ष शीर्ष और गर्त गर्त मिलते हैं तो आयाम बढ़ जाता है, और शीर्ष और गर्त मिलते हैं तो आयाम घट जाता है ना, ऐसा बोलते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह हुआ कि एक डेफिनेट आपको जो वेव पैकेट मिलता है, देखो आपको जो तरंग पैकेट मिला, मान लो दो तरंगों के आध्यारोपण के फलस्वरूप आपको एक तरंग पैकेट मिल गया, और वो तरंग पैकेट कुछ इस प्रकार था, ऐसे था, दो तरंगों के आध्यारोपण से एक तरंग पैकेट बनता है। टू और मोर देन टू वेव जब सुपरपोज होती हैं, सुपरपोजिशन करते हैं, तो वहां से हमें एक वेव पैकेट मिलता है। वेव पैकेट में बच्चों आपको एक चीज देखने को मिलेगी, एक डेफिनेट रीजन के अंदर तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा होगा, और जैसे जैसे उस डेफिनेट रीजन के बाहर जाएंगे तो आपको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखने को मिल जाएगा। एक निश्चित क्षेत्र के अंदर तो संपोषी व्यतिकरण होगा, और उस क्षेत्र के बाहर जाओगे तो विनाशी व्यतिकरण आपको देखने को मिलेगा। जैसा कि मैंने बताया था, प्लस प्लस मिल गया तो बढ़ गया, फिर प्लस और माइनस मिल गया तो घट गया। तो प्लस प्लस मिला तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया, संपोषी व्यतिकरण हो गया, और प्लस और माइनस मिला तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया, विनाशी व्यतिकरण हो गया।
क्योंकि जब एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी की वैल्यू इंक्रीज होती है तो कंस्ट्रक्टिव मिलता है, और एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी की वैल्यू डिक्रीज होती है तो डिस्ट्रक्टिव मिलता है। सही यही था। तो प्लस प्लस मिला, माइनस माइनस मिला, तो आपको दिखेगा कि एम्पलीट्यूड बढ़ गया है, आयाम बढ़ गया है, तो वहां पर मिलेगा कंस्ट्रक्टिव, और जैसे जैसे उस रीजन के बाहर जाएंगे तो आपको मिलेगा डिस्ट्रक्टिव, विनाशी व्यतिकरण देखने को मिल जाएगा। ये सारी चीजें हम बता चुके हैं पहले भी, ठीक है। तो वेव पैकेट की डेफिनेशन सिंपल सी क्या होगी कि 2 और मोर देन 2 वेव किसी मीडियम में ट्रेवल करती हैं तो उनके सुपरपोजिशन से हमें एक रिजल्टेंट वेव मिलती है। उस रिजल्टेंट वेव को बोलते हैं हम वेव पैकेट, और उस रिजल्टेंट वेव का एक डेफिनेट रीजन के अंदर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है और उस डेफिनेट रीजन के बाहर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। तरंग पैकेट क्या होता है? दो या दो से अधिक तरंगें जब किसी माध्यम में चलती हैं तो उनकी आध्यारोपण से, दो या दो से अधिक तरंगें जब किसी माध्यम में चलती हैं तो उनकी आध्यारोपण से जो हमें परिणामी तरंग मिलती है उसको हम तरंग पैकेट कहते हैं। और एक निश्चित क्षेत्र के अंदर उसका आयाम और तीव्रता अधिकतम होती है, मतलब संपोषी व्यतिकरण देखने को मिलता है, और उस क्षेत्र के बाहर आयाम और तीव्रता का मान कम होता है, मतलब विनाशी व्यतिकरण देखने को मिलता है। ये सारी चीजें आप पढ़ना एक बार उसमें, है ना। चलो, उसके बाद इक्वेशन ऑफ वेव पैकेट, इक्वेशन ऑफ वेव पैकेट, तरंग पैकेट का समीकरण। इक्वेशन ऑफ वेव पैकेट कैसे निकालेंगे? इक्वेशन ऑफ वेव पैकेट, सबसे पहले हमने दो वेव ले ली, दोनों के डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है a sin ओमेगा 1t k1x और y2 बराबर a sin ओमेगा 2t माइनस का k2x। ये दो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ले ली मैंने, विस्थापन समीकरण। बच्चों जब आप वेव पैकेट बनाओ ना तो एक चीज याद रखना, जब वहां पर कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलता है ना, संपोषी और विनाशी, तो सेकेंड ईयर में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अगर आपको प्राप्त करना है बहुत अच्छी तरह, मतलब पैटर्न देखना है आपको स्क्रीन पर कि भाई साफ साफ दिखें कंस्ट्रक्टिव है और डिस्ट्रक्टिव है, तो वहां पर आप एम्पलीट्यूड को नियरली इक्वल या इक्वल ही लीजिए, इक्वल, तो आपको कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव साफ साफ दिखेगा। क्यों? बताता हूँ आपको एग्जांपल। देखो, जैसे मान लो a बराबर 4, दूसरा a बराबर भी 4, अगर मैंने आपसे कहा कंस्ट्रक्टिव देखना है आपको, संपोषी व्यतिकरण, तो मालूम कंस्ट्रक्टिव में क्या होता है, दोनों एम्पलीट्यूड जुड़ जाते हैं, 4 + 4 कितना, 8, और इंटेंसिटी निकालेंगे तो 8 का स्क्वायर 64। ठीक, मान लो 8 आ गया आपका, आपने देखा स्क्रीन पर, दोनों एम्पलीट्यूड सेम ले लिए, 8 ऐसे बना दिया। कंस्ट्रक्टिव की बात कर रहा हूँ, दोनों एम्पलीट्यूड दोनों आयाम जुड़ जाते हैं, तो 4 + 4 कितना, 8 हो गया। डिस्ट्रक्टिव में दोनों माइनस हो जाते हैं, ये मिल गया डिस्ट्रक्टिव, अलग दिख रहा है, 4 - 4 0 हो गया, ये मिल गया डिस्ट्रक्टिव, अलग दिख रहा है। समझ में आ रहा है? ऐसा मत करना कभी कि दोनों के कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव में जो एम्पलीट्यूड है आपने ऐसे ले लिए कि पता नहीं चल रहा है कौन सा। अब जैसे मैंने बताया, आपने ऐसे ले लिए कि कंस्ट्रक्टिव में ऐसा मिल रहा है, डिस्ट्रक्टिव में ऐसा मिल रहा है, पता ही नहीं चल रहा है कौन सा कंस्ट्रक्टिव है कौन सा डिस्ट्रक्टिव है। ठीक है, तो इसीलिए जब भी आप ध्यान रखना कि जब भी आप वेव पैकेट बनाओगे, तरंग पैकेट बनाओगे, तो दोनों तरंगों के आयाम समान लोगे, दोनों वेव के एम्पलीट्यूड सेम लो, ये ले लिया। फ्रीक्वेंसी नियरली इक्वल रहती है, क्यों? क्योंकि वेवलेंथ में डिफरेंस रहता है, आपको मालूम है वेवलेंथ में डिफरेंस रहता है। वेवलेंथ में डिफरेंस नहीं रहेगा तो फिर तो यार कंस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव देखने को मिलेगा आपको, प्लस प्लस से जुड़ता जाएगा, माइनस माइनस से जुड़ता जाएगा, कोई खत्म ही नहीं होगा। तो इसलिए फ्रीक्वेंसी नियरली इक्वल ले लेंगे, आवृत्ति लगभग समान ले लेंगे। K1 K2 होता है प्रोपोगेशन कांस्टेंट, संचरण नियतांक। K1 K2 कांस्टेंट, संचरण नियतांक। वेव कितनी प्रोपोगेट हुई, कितनी आगे चली, कौन बताएगा? प्रोपोगेशन कांस्टेंट। जैसे मान लो अलग अलग कलर की वेवलेंथ अलग अलग रहती है, अब वो कितनी ट्रेवल करती है वो भी तो फिक्स रहता है, ऐसा तो है नहीं यहाँ से चलेगी चलती जाएगी इनफाइनाइट तक, ऐसा तो होता नहीं है। तो वेव कितनी ट्रेवल हुई, कितनी प्रोपोगेट हुई, वो कौन बताता है? प्रोपोगेशन कांस्टेंट, संचरण नियतांक।
और x तो ये बता रहा है कि x डायरेक्शन में जा रही है, t ये बता रहा है कि उसका टाइम t है। ठीक है, तो वेव पैकेट की इक्वेशन y1 बराबर ये और y2 बराबर ये, दो वेव ले ली, दोनों की इक्वेशन ये रही। मैंने क्या बताया, टू और मोर देन टू वेव के सुपर पोजिशन से सुपर पोजिशन कर दो। प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन आत्यारोपण का सिद्धांत ये रहता है, तो y बराबर y1 प्लस y2 दोनों को ऐड कर दो, एक कॉमन आ जाएगा, साइन ओमेगा 1t माइनस का k1x प्लस साइन ओमेगा 2t माइनस का k2x, y बराबर साइन c प्लस साइन t का फॉर्मूला सभी को पता है 2, तो 2 तो मैंने बाहर निकाल दिया, 2 साइन c प्लस d अपॉन 2, साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला सभी को मालूम है, 2 साइन c प्लस d अपॉन 2 cos c माइनस d अपॉन 2, तो 2 मैंने लिखा बाहर साइन c प्लस d, तो बच्चों कैसे लिखेंगे c प्लस d, ये रहा c और ये रहा d, दोनों को ऐड कर दो, इकट्ठा ऐड करना, इसको इसके साथ ऐड कर दिया, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 इंटू टी अपॉन 2 माइनस, इसको इसके साथ ऐड करेंगे तो माइनस कॉमन आ जाएगा, k1 प्लस k2 अपॉन 2 इंटू एक्स, साइन c प्लस d अपॉन 2 cos c माइनस d अपॉन 2, इसको इसके साथ ऐड करेंगे तो ओमेगा 1 में से ओमेगा 2 गया, तो ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 इंटू टी अपॉन में 2 माइनस, इसमें से इसको माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये माइनस का ये प्लस का रहेगा, लेकिन मैंने माइनस कॉमन निकाल लिया है, तो ये हो जाएगा आपका प्लस का और ये हो जाएगा माइनस का अपॉन 2 इंटू एक्स। आप करके देख लेना आराम से, इसमें से इसको माइनस कर, मैंने एक स्टेप डायरेक्ट कर दिया है, ठीक है, इसमें से इसको माइनस किया, इसमें से इसको माइनस करेंगे, ये माइनस का ये प्लस का रहेगा, लेकिन माइनस कॉमन निकालिए, ये आ गया। मैंने बताया ओमेगा 1 ओमेगा 2 नियरली इक्वल है, नियरली इक्वल है, k1 k2 भी नियरली इक्वल है यहाँ पर, तो बच्चों कितना आ जाएगा, y बराबर, इधर लिखता हूँ, मिटा देता हूँ ऊपर वाले में, नोट्स तो आपके पास पहुंचे गए हैं, आप देख लेना, तो ये नियरली इक्वल है, तो क्या लिखेंगे, y बराबर 2a साइन, देखो ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 अपॉन 2, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 अपॉन 2, ये लगभग किसके बराबर आ जाएगा, ओमेगा के, क्योंकि ओमेगा 1 ओमेगा 2 बराबर है, जैसे मान लो ओमेगा 1 है 3.9, ओमेगा 2 है 4, दोनों का सम अपॉन 2 करेंगे तो दोनों के बीच में वैल्यू आएगी, उसको आप ओमेगा मान सकते हो, ओमेगा मान लिया, k1 प्लस k2 अपॉन 2 को आप k मान लेना, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 को आप डेल्टा ओमेगा मान लेना, और k1 माइनस k2 को आप डेल्टा के मान लेना। अब आप सोच रहे होंगे कि ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 को डेल्टा ओमेगा क्यों माना, क्योंकि बच्चों ओमेगा 1 मान लो 4 है, ये 3.9 है, तो दोनों को माइनस करेंगे तो कम ही बचेगा, k1 माइनस k2 करेंगे तो डेल्टा के आ जाएगा, कम ही बचेगा। अब आप सोच रहे होंगे अपॉन में 2 क्यों नहीं लिया सर ने, अपॉन में 2 करके मान लेते, उससे डेरिवेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं आपको आगे बताऊंगा क्यों। अगर आप अपॉन में 2 भी ले लोगे ना तो भी डेरिवेशन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो उसका रीजन आगे बता दूंगा आपको। साइन, तो इसको मान लिया ओमेगा, तो ओमेगा टी माइनस इसको के एक्स, कॉस इसको डेल्टा ओमेगा अपॉन 2 टी डेल्टा के अपॉन 2 एक्स, कॉस वाले को पहले लिख दो तो y बराबर 2a कॉस डेल्टा ओमेगा अपॉन 2 टी डेल्टा के अपॉन 2 एक्स साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, कॉस को पहले लिख दिया। ऐसा इसलिए किया क्योंकि बच्चों साइन जैसे मैंने लिखा ना, स्टार्टिंग में क्या लिखा था, ए साइन लिखा था ऐसा कुछ,
इक्वेशन y1 बराबर, और y2 बराबर भी लिखा था a साइन, ऐसा। साइन का जो कोफिशिएंट होता है ना वो एम्पलीट्यूड है। यहाँ पर साइन का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, एम्पलीट्यूड है। पहली वेव का एम्पलीट्यूड कितना a, दूसरी वेव का एम्पलीट्यूड कितना a, साइन का जो कोफिशिएंट है वो, पूरे वेव पैकेट का एम्पलीट्यूड कितना, इतना। साइन के जो आगे लिखा हुआ पूरा का पूरा एम्पलीट्यूड है, पूरी वेव पैकेट का, तरंग पैकेट का आयाम हो गया इतना यहाँ से आता। तो पूरी वेव पैकेट की इक्वेशन तो ये आ गई, तरंग पैकेट का समीकरण तो ये है, और इसका आयाम कितना है, एम्पलीट्यूड कितना है, a बराबर 2a cos डेल्टा ओमेगा अपॉन 2t और डेल्टा k अपॉन 2 इंटू एक्स। ये पूरी तरंग पैकेट का आयाम है, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव पैकेट, पूरी तरंग पैकेट का आयाम है। ठीक है, चलो मिटाता हूं। सिंपल है, उसमें कुछ करना ही नहीं था, है? अब आता है इसके बाद वाला टॉपिक, मिटाता हूं इसको। इसके बाद वाला टॉपिक है आपका वेव वेलोसिटी। वेव वेलोसिटी को हम फेस वेलोसिटी भी बोलते हैं, फेस वेलोसिटी, तरंग वेग, या फिर इसको कला वेग भी बोलते हैं, कला वेग। बच्चों कोई भी तरंग किसी भी दिशा में किस वेग के साथ जाती है, कोई भी एक तरंग, कोई भी एक तरंग किसी भी दिशा में किस वेग के साथ जाती है वो उसका तरंग वेग होता है, वो उसका तरंग वेग होता है। जल्दी आया करो, 9 बजने में 5 मिनट की देरी हो तब स्टार्ट हो जाती है क्लास। तो कोई भी वेव किसी भी डायरेक्शन में किस वेलोसिटी के साथ जाती है वो उसकी वेव वेलोसिटी होती है। कोई भी तरंग किसी भी दिशा में किस वेग के साथ चलती है वो उसका तरंग वेग होता है। क्या होता है, तरंग वेग। कोई भी तरंग किसी भी दिशा में किस वेग के साथ चलती है वो उसका क्या होता है, तरंग वेग होता है। ठीक है, एक चीज। दूसरा, वेव वेलोसिटी को फेज वेलोसिटी भी बोलते हैं। उसका रीजन क्या है, वेव वेलोसिटी को फेज वेलोसिटी क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब भी वेव किसी डायरेक्शन में चलती है तो हर टाइम पर उसका फेज कांस्टेंट रहता है, हर टाइम पर उसका फेज क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। जैसे 0 है, फिर 20 है, 30 है, 40, 90, 60। ऐसा तो है नहीं कि 50 में पहुंचा तो 50 में 52 भी मिल रहा हो, या 50 में पहुंचा तो 90 में मिल रहा हो, ऐसा तो होता नहीं है। हर टाइम पर उसका फेज क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। इसीलिए हम उसको फेज वेलोसिटी भी बोलते हैं। तरंग, कोई भी तरंग किसी दिशा में किस वेग के साथ गमन करती है वो उसका तरंग वेग होता है। तरंग वेग को कला वेग इसलिए कहा जाता है क्योंकि हर एक बिंदु पर उसकी कला का मान नियत रहता है जब भी कोई तरंग चलती है। और बच्चों मान लिया मैंने एक वेव ले ली जिसका डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, विस्थापन समीकरण क्या होता है, अभी अभी बताया था आपको। बोलो सही लिखा हूं, सही है। इसका फेज क्या है, फेज साइन के आगे जो लिखा रहता है वो फेज होता है। साइन 45, साइन 60, साइन 90, तो ये होता है फेज। और फेज की वैल्यू हर पॉइंट पर क्या रहती है, कांस्टेंट होती है। डिफरेंशिएट करो, तो डिफरेंशिएट करोगे दोनों साइड अगर आप डिफरेंशियल कर दोगे तो ओमेगा वही रहेगा, टी का डिफरेंशियल dt हो जाएगा, के वही रहेगा, और x का dx हो जाएगा बराबर 0। क्योंकि बच्चों जब वेव आगे चलेगी, जब एक वेव आगे चल रही तो उसका ओमेगा तो वही रहना है, और के प्रोपोगेशन कांस्टेंट, संचरण नियतांक, उसका तो नाम ही कांस्टेंट है, तो वो भी वही रहेगा। लेकिन टाइम बढ़ता जाएगा, डिस्टेंस भी बढ़ती जाएगी, एक्स भी वेरिएबल होगा। जैसे जैसे वेव आगे बढ़ेगी टाइम बढ़ेगा और डिस्टेंस भी बढ़ेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों वेरिएबल हो, तो इन दोनों का डिफरेंशियल हो गया, ओमेगा का नहीं होगा, टी का हो गया, के का नहीं होगा, एक्स का हो गया, 0 हो गया। बच्चों यहां से लिखेंगे ओमेगा डी टी बराबर के इंटू डी एक्स, इसको इधर लेके आएंगे, इसको इधर, तो डी एक्स अपॉन डी टी आ जाएगा ओमेगा अपॉन चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। समय के साथ विस्थापन में, समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर वेग कहलाती है, इसको vp लिखते हैं, फेस वेलोसिटी।
किसी बच्चे को अगर ऐसा लगे ना कि किसी बच्चों को ऐसा लग रहा है कि फेस वेलोसिटी की दूसरी डेफिनेशन क्या हो सकती है, तो ये बना लें, एंगुलर फ्रीक्वेंसी और प्रोपोगेशन कांस्टेंट का रेशियो, संचरण वो कोणीय आवृत्ति और संचरण नियतांक का अनुपात जो होता है उसको बोलते हैं फेस वेलोसिटी। चला भाई, ठीक है। चलो, उसके बाद ये तो हुई फेस वेलोसिटी, अगली आती है ग्रुप वेलोसिटी, जिसको हिंदी में बोलते हैं समूह वेग। समूह वेग, समूह में संचरित तरंगों के समूह में संचरित तरंगों के समूह में संचरित, बहुत सारा ग्रुप जा रहा है एक दिशा में, समूह में संचरित तरंगों के अध्यारोपण के फलस्वरूप, समूह में संचरित तरंगों के अध्यारोपण के फलस्वरूप जो हमें परिणामी तरंग प्राप्त होती है, वो परिणामी तरंग किस वेग के साथ आगे बढ़ती है, वो उसका समूह वेग कहलाता है। ग्रुप वेलोसिटी यार, ग्रुप वेलोसिटी, टू और मोर देन टू वेव के सुपरपोजिशन से क्या मिलता है, वेव पैकेट। वेव पैकेट किसी भी डायरेक्शन में किस वेलोसिटी के साथ मोशन करता है, वो उसकी ग्रुप वेलोसिटी होती है। एक डेफिनेशन। मान लो दूसरी करना है, तो टू और मोर देन टू वेव किसी मीडियम में ट्रेवल करती है, तो मीडियम में ट्रेवल करने के बाद जो हमें रिजल्टेंट वेव मिलती है, टू और मोर देन टू वेव किसी मीडियम में ट्रेवल करेंगे, ट्रेवल करने के बाद सुपरपोजिशन के बाद जो हमें रिजल्टेंट वेव मिलती है, वो रिजल्टेंट वेव किस वेलोसिटी से मोशन करती है, वो उसकी ग्रुप वेलोसिटी होगी। पढ़ लेना, डेफिनेशन है। ग्रुप वेलोसिटी के लिए आपको वेव पैकेट की जो इक्वेशन थी ना, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव पैकेट कितना था, 2a cos डेल्टा ओमेगा अपॉन 2 t डेल्टा k अपॉन 2 इंटू एक्स। अभी बताऊंगा कि 2 लेने से और ना लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो, 2 और मोर देन 2 वेव किसी मीडियम में जाएंगे तो आपको मालूम है वेव पैकेट बनेगा, तरंग पैकेट बनता है, ठीक है। तरंग पैकेट यानी वेव पैकेट के लिए जो मैंने इक्वेशन निकाली वो भी बता दी थी आपको, है ना। हर पॉइंट पर ये तो कांस्टेंट है ही, इसके साथ में वेव पैकेट की जो इक्वेशन थी वो क्या थी, पूरी लिख दूं क्या, बाई बराबर ये था ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये भी था कॉपी, है ना। तो ये तो कांस्टेंट पहले से ही है हर एक वेव के लिए, तो इसको तो मैंने हटा ही दिया, ये तो हर के लिए कांस्टेंट है। इसका ये एम्पलीट्यूड होता है, ऐसे लिख दिया मैंने डायरेक्ट। तो हर पॉइंट पर हर एक वेव का फेज तो कांस्टेंट है ही, तो वो साइन ओमेगा टी माइनस के वो तो कांस्टेंट हो गया, इसको भी कांस्टेंट होना पड़ेगा, नहीं तो वेव पैकेट कैसे बनेगा। टू और मोर देन टू वेव किसी मीडियम में ट्रेवल करेंगे तो उनके सुपरपोजिशन से वेव पैकेट बनता है, और उस वेव पैकेट का भी फेज कांस्टेंट रहता है, नहीं तो वेव पैकेट कभी मिलेगा ही, बनेगा ही नहीं आपका। वेव पैकेट जो जैसे मान लो एक वेव पैकेट ये बन गया, वेव पैकेट का मतलब एक रिजल्टेंट वेव मिल गई आपको, एक रिजल्टेंट वेव मिलेगी, वो भी तो किसी मीडियम में ट्रेवल करेगी, आगे तक जाएगी, तो उसका फेस भी तो हर टाइम पर कांस्टेंट रहेगा, बिल्कुल रहेगा। जब टू और मोर देन टू वेव किसी मीडियम में ट्रेवल करते हैं तो उन्हीं से तो वेव पैकेट बनता है, तरंग पैकेट, और वो भी किसी ना किसी मीडियम में जाएगा, मतलब आगे ही चलता जा रहा है मान लो, तो उसका भी फेस हर टाइम पर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ, इसको कांस्टेंट होना पड़ेगा, ये फेस है डेल्टा ओमेगा अपॉन 2 टी और डेल्टा के अपॉन 2 इंटू ए बराबर, हर एक टाइम पर इसको भी कांस्टेंट होना पड़ेगा। तो डेल्टा ओमेगा अपॉन 2 डिफरेंशियल कर दो दोनों साइड, ये तो कांस्टेंट रहेगा, इसका डिफरेंशियल हो जाएगा dt, ये भी कांस्टेंट रहेगा, इसका हो जाएगा 0, वो सॉरी dx बराबर, ये कांस्टेंट रहेगा, सॉरी कांस्टेंट, इसका 0 हो जाएगा, इसका डिफरेंशियल नहीं होगा, इसका हो गया dt, इसका नहीं होगा, इसका हो गया dx, इस कांस्टेंट का 0, इसको इधर ले जाओ तो क्या लिखेंगे, डेल्टा ओमेगा अपॉन 2 dt बराबर डेल्टा के अपॉन 2 dx, 2 से 2 कट गया, ये लो। इसलिए तो मैं आपसे कह रहा था 2 लो या ना लो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो हट जाएगा 2, और यहाँ से आ जाएगा dx अपॉन dt बराबर कितना, डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा की, आना ही था वो तो, यही आना था, बस यहाँ डेल्टा आ जाएगा क्योंकि ग्रुप है, और ग्रुप को लिखते हैं वीजी, वीजी, वीजी।
ठीक है, वीजी आ गया। उसके बाद बस लास्ट आपका वीजी और वीपी में रिलेशन। वीजी और वीपी में रिलेशन बिटवीन वीपी एंड वीजी, वीपी एंड वीपी और वीजी में रिलेशन। तो वीजी, वी नो दैट, अच्छा इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, वीजी इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी के। पूछो कैसे लिख दिया, क्योंकि आपने ये मान लिया कि ओमेगा 1 और ओमेगा 2 नियरली इक्वल है, बहुत पास पास हैं, तो उनका डिफरेंस बहुत कम होगा, बहुत कम। ऐसे K1 K2 बहुत पास पास हैं, तो उनका डिफरेंस बहुत कम होगा। तो अगर आप ये मान लेते हो तो ओमेगा 1 की वैल्यू ओमेगा 1 2 के पास ही है, बिल्कुल पास, टेंस टू इक्वल टू, मतलब दोनों बहुत बराबर हैं, ओमेगा 1 टेंस टू ओमेगा 2। तो आप डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा के को डी ओमेगा अपॉन डी के भी लिख सकते हो। डी का मतलब होता है कि ओमेगा में डिफरेंस, और डी का मतलब होता है के में डिफरेंस, वो बहुत कम है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। इससे आपको इस डेरिवेशन में भी हेल्प मिल जाएगा। तो वीजी इक्वल टू बच्चों कितना होता है, डी ओमेगा अपॉन डी टी, डी ओमेगा अपॉन डी के, सॉरी। और वीपी कितना होता है, ओमेगा अपॉन के, ठीक है। आपको वीपी और वीजी में रिलेशन निकालना है, तो क्या करोगे, यहाँ से ओमेगा बराबर लिखोगे के इंटू वीपी लिखोगे, ओमेगा वो वैल्यू याद रख देना। तो वीजी बराबर लिखेंगे डी अपॉन डी के, ओमेगा की जगह के इंटू वीपी, ये वैल्यू यहाँ से निकाल के इधर रख दिया। तो बच्चों वीजी इक्वल टू आ जाएगा, फर्स्ट सेकंड लगा देना, फर्स्ट सेम, सेकंड का डिफरेंशियल डीवीपी अपॉन डी के प्लस सेकंड का के रिस्पेक्ट में करना है, तो इसका ही हो गया। सेकंड वाला सेम, फर्स्ट के का करेंगे, के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। फिर लिखेंगे वीजी इक्वल टू के, जो प्रोपोगेशन कांस्टेंट है, संचरण नियतांक, उसका फॉर्मूला मैंने अभी तक नहीं बताया, अब लिखने वाला हूं आपके पास। के प्रोपोगेशन कांस्टेंट डीवीपी अपॉन डी 2 पाई बाई लैम्डा प्लस बी, ठीक है। ये फॉर्मूला है, इसको याद कर लेना है आपको। तो वीजी बराबर, पहले हम वीपी को लिख देते हैं, वीपी प्लस 2 पाई बाई लैम्डा, 2 पाई बाई लैम्डा डीवीपी अपॉन डी का मतलब डिफरेंशियल, जिसमें फंक्शन है उसी के रिस्पेक्ट में। डी मतलब डिफरेंशियल, किसका होगा, लैम्डा का होगा, 2 पाई का तो होगा नहीं, 2 पाई तो कांस्टेंट है, तो 2 पाई तो बाहर बच्चों, 1 अपॉन लैम्डा का डिफरेंशियल माइनस 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर होता है, और डी लैम्डा, 2 पाई का तो होगा नहीं, 1 अपॉन लैम्डा का डिफरेंशियल माइनस 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर, और लैम्डा का कितना हो जाएगा, डी लैम्डा। 2 पाई से 2 पाई कट गया, लैम्डा से लैम्डा कट गया, वीजी बराबर वीपी, एक ये माइनस है तो वो आ जाएगा इधर, लैम्डा आपका ऊपर पहुंच जाएगा, लैम्डा डीवीपी अपॉन डी लैम्डा। ठीक, इसके बाद 2 केस लिखे होंगे आपके, विक्षेपण माध्यम और अविक्षेपण माध्यम, डिस्पर्सिव मीडियम और नॉन डिस्पर्सिव मीडियम। डिस्पर्सिव मीडियम वो मीडियम होता है जिसमें फेज वेलोसिटी लैम्डा पर डिपेंड नहीं करती है, फेज वेलोसिटी लैम्डा पर डिपेंड नहीं करती है। विक्षेपण माध्यम वह माध्यम होता है जिसमें तरंग वेग लैम्डा पर निर्भर नहीं करता है, तरंग वेग लैम्डा पर निर्भर नहीं करता है, वो विक्षेपण माध्यम होता है। जैसे वैक्यूम है, वैक्यूम में आप बोलोगे तो बोलो सब स्पीड बराबर होती है, लैम्डा से कोई मतलब होता है क्या, वैक्यूम में सारी स्पीड, सभी वेव के लिए स्पीड क्या होती है, 3 इंटू 10⁸, वहां लैम्डा कुछ भी हो, हालांकि सब वेव के लिए लैम्डा अलग अलग रहता है, लेकिन वैक्यूम में स्पीड बराबर रहती है। तो जब हम विक्षेपण माध्यम की बात करेंगे तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि वीपी लैम्डा पर डिपेंड ही नहीं करेगा। अब जब वीपी लैम्डा पर डिपेंड ही नहीं करेगा तो डिफरेंशियल कैसे हो सकता है,
तो VG बराबर क्या हो जाएगा, VP। और अविक्षेपण माध्यम में, नॉन डिस्पर्सिव मीडियम में, VP लेमडा पे डिपेंड करता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है। तो उसके हिसाब से आपको VG और VP में रिलेशन पता चल जाएगा, कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं आपको इससे रिलेटेड, इतना पढ़ लेना, जो दिक्कत है वो मेरे से पूछ लेना, और नेक्स्ट टर्न पे इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। चलो, कोई दिक्कत आए तो पूछते भी जाना, थोड़ा सा फास्ट कराऊंगा रिवीजन, और इसलिए पहले पढ़ के आए थोड़ा सा, और जिन बच्चों की फीस जमा नहीं है वो फीस जमा भी करवाएं। सर एक बार ये आपने बताया ना कांस्टेंट रहेगा फेज, वो एक बार एक्सप्लेन कर दो। अच्छा, ये देखो, जैसे ये ना दुर्गेश, जैसे मानो एक मैंने वेव बना दी, जैसे मान लो ये वेव चल रही है आपकी, मान लो ये t बराबर 1 0 है, 1 सेकंड है, 2 सेकंड है, 3 सेकंड है, 4 सेकंड है। तो 0 यहाँ फेस कितना पाई है, मान लो यहाँ 2 पाई है, यहाँ 3 पाई है, 4 पाई है। अब बताओ, मैंने आपसे कहा 1 सेकंड पे फेस कितना पाई, पाई के अलावा कुछ नहीं होगा। 2 सेकंड पे कितना 2 पाई, 3 सेकंड पे कितना 3 पाई। तो हर टाइम पर फेस की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी किसी भी वेव के लिए, ये कहना वाला था मैं। अच्छा मतलब 0 से लेके 1 या 1 से लेके 2 तक के बीच में पाई ही रहेगा। हाँ, वो पाई रहेगा। और कोई कंफ्यूजन है तो वो भी पूछ सकते हो।